नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं और आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग डिस्कशन लायक है और मैं आज आपका डिस्कशन भी लिखने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ शानदार डिस्कशन के लिए। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन को क्या है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ स्थित है। अब देखिए, पोर्ट ब्लेयर सबसे पहले जानना होगा हमको कि कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इसका मतलब है दोस्तों, सिर्फ अंडमान और निकोबार जान लेने से हमारा काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान और लिटिल अंडमान, देखिए 3 अंडमान दिया है और 3 अंडमान दिया है तो फिर इसकी बात करना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान हो जाएगा तो देख लीजिए अब डिस्कशन में क्या है आपके लिए। तो देख लीजिए दोस्तों, अब देखिए अंडमान निकोबार में जो है कितना जो है ये आता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अंडमान निकोबार देखिए ये आपका हुआ एक, देख लीजिए ऐसे करके आप लोग बना लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे है अंडमान निकोबार और ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये आपका क्या है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान है। ठीक, अब देख लीजिए यह क्या है, यह क्या है, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, और यह क्या है, देखिए यह क्या है, दक्षिणी अंडमान, यानी हम सीधा दक्षिणी लिख देते हैं, दक्षिणी अंडमान। और इसी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, इसी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जो अभी आपका क्वेश्चन था, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अब देख लीजिए पोर्ट ब्लेयर इसी में है। यह क्या है दोस्तों, सीक्वेंस देख लीजिए। यह क्या, देखिए उत्तरी अंडमान, यह मध्यमान, यह दक्षिण अंडमान और यह क्या है, लिटिल अंडमान। तो इसको लिखिए लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। यह क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार। इसका सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए, कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार। इसका यह क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब है, इसका नाम है लिटिल निकोबार। तो लिखिए आप लोग लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। तो हम सिर्फ निको लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा लिटिल निकोबार। और यह क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। देखिए ग्रेट निकोबार। तो अब देखिए दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे मैं अलग पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर यह जो है, यह उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में जो सैडल पीक है, चोटी सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक। तो सैडल पीक कहाँ है दोस्तों, तो यह है आपका उत्तरी अंडमान में। ठीक है, मध्य अंडमान क्या है, तो सबसे बड़ा अंडमान, अंडमान निकोबार का जो है मध्य अंडमान क्या है, सबसे बड़ा अंडमान। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो है द्वीप कह सकते हैं अंडमान निकोबार का, सबसे बड़ा द्वीप है कौन, तो मध्य अंडमान। उसके बाद देखिए दक्षिणी अंडमान में तो आपका पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। उसके बाद देखिए कार निकोबार है और यह क्या है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, ग्रेट निकोबार है और यह क्या है, लिटिल निकोबार। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, कार निकोबार जो है आपका, कार निकोबार। तो अब देख लीजिए इस लिटिल निकोबार, सॉरी हाँ, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इस बीच से जो है 10 डिग्री चैनल गुजरती है। कौन डिग्री, तो 10 डिग्री। तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ 10 डिग्री, क्योंकि जगह का अभाव है। तो आप लोग लिख लीजिएगा 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है दोस्तों। तो देख लीजिए यह क्या है आपका, लिटिल अंडमान और यह है कार निकोबार। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इतना डिस्कशन आप लोग लिख लीजिए और इसको जो है सीक्वेंसली आपको याद रखना होगा। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, उसके बाद जो है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अच्छा, इस ग्रेट निकोबार में क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए ग्रेट निकोबार में क्या है, तो ग्रेट निकोबार में है आपका जो है
सुदूर दक्षिणी पॉइंट भारत का, तो लिख लीजिए भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपका है इंदिरा पॉइंट, देखिए दोस्तों, मेरे पास संसाधन की कमी है, नहीं तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। तो फिलहाल जो है उसी से काम चलाते हैं हम लोग। सिर्फ आपका डिस्कशन बेहतर होना चाहिए और आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या, देखिए यह भी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से पटकाई बूम कहाँ स्थित है। अब देखिए, पटकाई बूम का बात कर रहा है, क्या है पटकाई बूम। अब देखिए, पटकाई बूम के लिए आपको जो है मैप को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आंसर टिक कर लेते हैं दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पटकाई बूम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो अब देखिए, और यहाँ पर भी देखिए सिक्किम में, यहाँ डिस्कशन और देख लेते हैं, सिक्किम में कौन है, तो सिक्किम में है कंचनजंगा, अब देखिए कंचनजंगा पर्वत जो है दोस्तों, विश्व की तीसरी चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी लिखिए, ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी, ठीक है। और हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, हिमालय में स्थित, लिखिए क्या है, हिमालय में स्थित या हिमालय की, ठीक है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, यह हो गया। अब देखिए, अब यहाँ बात क्या है, अब देखिए दोस्तों, आप इसको लिख लीजिएगा, चूंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यानी मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हम जो है मिटा रहे हैं इसको, ठीक। अब देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब देखते हैं हम थोड़ा इसको, उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में एक चोटी है नंदा देवी, यह बहुत फेमस चोटी है, नंदा देवी, तो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश को हम थोड़ा सा देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, तो इसके लिए आपको मैप का आना जरूरी है। तो देख लीजिए मैप कैसे होता है इसका, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको मैप आना चाहिए, ठीक है। मैप नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए यह क्या है, नॉर्थ ईस्ट का भाग है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके, ऐसे, यहाँ जो है, यह आपका क्या हो गया, यह आपका मिजोरम हो गया, ठीक है। यह आपका क्या होगा, मिजोरम, यह आपका मिजोरम हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला भाग मणिपुर हो गया, मणिपुर। और यह वाला भाग जो है, यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका, यह है नागालैंड, देखिए आप लोकेशन को देखिएगा। और यह क्या है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो हम इसको एपी लिख देते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा, आप इसको आंध्र प्रदेश नहीं समझ लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो यह आपको लोकेशन पता चल गया। अब लोकेशन पता चल गया तो अब देख लीजिए,
लोकेशन आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ऊपर में चूँकि लिखना है हमको। तो अब देखिए पटकाई बूम कहाँ पर है दोस्तों, तो पटकाई बूम यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे ये है आपका पटकाई बूम, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक चोटी है, बहुत बड़ी चोटी है, ठीक है, हिमालय की है। और यहाँ पे देख लीजिए इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है आपका नामचा बर्मा, नामचा बरवा, ठीक है। तो नामचा बरवा है और इसका नाम है पटकाई बूम, पटकाई बूम, देखिए पटकाई बूम है। अच्छा देखिए बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या दरोगा हो, ठीक है दोस्तों, तो यह सब एग्जाम का जो है एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो है महान हिमालय की, अरुणाचल प्रदेश में जो है महान हिमालय में जो चोटी जो होता है उसको पूछ देता है। हालांकि महान हिमालय का आपको जो है विस्तार पूछेगा, महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहिएगा नंगा पर्वत, मान लीजिए ये है नंगा पर्वत और यहाँ पे आपका है नामचा बर्मा, ठीक है। तो यह क्या है दोस्तों, तो यह है नंगा पर्वत, तो लिखिए नंगा पर्वत, पर्वत, और यह क्या है नामचा बरवा, नामचा जो लिखे हैं तो मैं सिर्फ नामचा लिख देता हूँ, तो नामचा बरवा। तो यह क्या है महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। तो महान हिमालय का विस्तार आपसे पूछ लेगा तो क्या होगा, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है जो अरुणाचल प्रदेश में जो चोटी जो है उसका सीक्वेंस जो है या पर्वत का सीक्वेंस जो पूछ लेता है, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले होगा, देख लीजिए यह फेवरेट है, यहाँ पर देख लीजिए हम 4 गो जो फेवरेट है इसका उसको देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ, ऐसे एक और ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको लिखिए आका, आका, यह सब अरुणाचल प्रदेश में आका। उसके बाद लिखिए डाफला, डाफला। उसके बाद यहाँ पर इसको लिखिए मीरी। उसके बाद देखिए इसका नाम है अबोर और यह क्या है मिसमी। तो अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो आपको चोटी पूछ देगा, तो चोटी का सीक्वेंस क्या होगा, आका, ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। इसको बस रट लीजिए, पूर्व से पश्चिम से पूर्व कहेगा तो आका, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, आका, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। और ऐसे कह देगा पश्चिम से पूर्व तो मिसमी, अबोर, मीरी, डाफला, आका, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका यह क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या है। बस आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, यह भी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्वेश्चन यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या दरोगा हो, कोई भी जो है एग्जाम है उसमें पूछा ही जाता है दोस्तों। और इसका मैं आपको अभी सीक्वेंस भी बताने वाला हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नदियाँ पुनः दिखाई देती है। देख लीजिए कह रहा है कि नदियाँ पुनः दिखाई देती है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले आंसर कर लेते हैं दोस्तों। तो आंसर नदियाँ पुनः दिखाई यानी फिर से कर रहा है, तो लिखिए तराई प्रदेश में। यह आपका आंसर हो जाएगा कि नदियाँ पुनः तराई प्रदेश में दिखाई देती है। अब देखिए हम थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है, इसका डिस्कशन आपसे। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा आप जो है पर्वत बना लीजिएगा, ठीक है। यह क्या है, यह देखिए दोस्तों यह पर्वत है। फिर एक और हम बना लेते हैं, यह देखिए यह पर्वत है। फिर देखिए एक और बनाते हैं, यह देखिए यह भी पर्वत है, ठीक है दोस्तों, यह पर्वत है, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे अलग पेन सेलेक्ट करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ देख लीजिए ये क्या है दोस्तों,
ये नदियाँ हैं, अब ये नदियाँ हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यह नदियाँ हैं। अब देखिए हम जो है इसका नाम करते हैं। यह क्या है? महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, यह है महान हिमालय। और यह क्या है दोस्तों? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसी को कहते हैं मध्य हिमालय, ठीक है, यह है मध्य हिमालय, ठीक है। और यह वाला पार्ट क्या है? यह दोस्तों शिवालिक हिमालय, देखते जाइए सिर्फ आप, शिवालिक हिमालय, यह क्या है? शिवालिक हिमालय। अब देखिए शिवालिक में हिमालय है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इसमें सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? तो सबसे पहले आप निर्माण कहिएगा सबसे पहले कि सर मध्य हिमालय का हुआ। उसके बाद दूसरा में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? तो महान हिमालय का। दूसरा नंबर पर मध्य हिमालय का, और तीसरा नंबर पे शिवालिक हिमालय का। तो पूछेगा कि इसमें सबसे नवीनतम चट्टान किसका है या सबसे नवीनतम हिमालय किसका है? तो नवीनतम लिख लीजिए, नवीनतम कौन है? तो यह है शिवालिक। अब पूछेगा कि सबसे नवीनतम है, सबसे मुलायम कौन है? तो मुलायम भी कौन है दोस्तों? मुलायम चट्टान सबसे कौन है? तो मुलायम चट्टान सबसे है किसका? शिवालिक का। अब देखिए शिवालिक का मुलायम चट्टान है। पूछेगा कि ज़्यादा कटा फटा कौन है? कटा फटा, तो ज़्यादा कटा फटा कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? शिवालिक ही हो जाएगा, ज़्यादा कटा फटा। अच्छा, कटा फटा क्यों है? क्योंकि मुलायम है। क्यों है? मुलायम है, तो इसको नदियाँ आराम से काट सकती है। नवीनतम है, सबसे बाद में बना है, इसीलिए मुलायम है, नदियाँ इसको काट सकती है आराम से। तो देखिए दोस्तों यह क्या है? यह आपका नदियाँ हैं, ठीक है। और यही नदियाँ जो है इसको काट के और आती हैं, ठीक है। अब बताइए कि नदियाँ काटेगी तो पहाड़ पर से आएगी तो अपर्दन तो करेगी। अब अपर्दन करेगी तो अब मैं देखिए आपको जो दिखा रहा हूँ, फिर आपको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट को समझ में आएगा। देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि नदियाँ पहाड़ पर से आती है, ठीक है, चूंकि नदियाँ पहाड़ पर से आती है तो पहाड़ पर जो अपर्दन करती है तो बड़ा बड़ा पत्थर और बोल्डर को जो है अपने साथ लेके आती है। तो देख लीजिए अपने साथ जो लेके आती है तो इस तरह से जो है शिवालिक के जो है नीचे जो है बिछा देती है। तो पूछेगा गिरिपद में जो है कौन सा मैदान पाया जाता है? तो आप कहिएगा कि जो है शिवालिक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बड़ा बड़ा बोल्डर जो यहाँ बिछा देता है, तो बड़ा बड़ा बोल्डर तो है क्या है? इसके देखिए इसके बीच में क्या है? गैप है ना दोस्तों, इसके बीच में गैप है। इसके बीच में भले आपको ऊपर से देखने को नहीं मिलेगा, लगेगा कि अंदर में गैप है, लेकिन बड़ा बड़ा बोल्डर है तो अंदर में गैप है। और इसी अंदर में गैप है तो इसी से होकर के क्या है? नदियाँ क्या होती है कि निकलती है। तो यह क्षेत्र भावर कहलाता है। क्या दोस्तों? भावर। यानी भावर कौन कहलाएगा? जब नदियाँ जो है तीव्र ढाल से यानी पर्वत पर से आएगी और बोल्डर जो है और पत्थर को वहाँ से अपर्दन करके लेके आएगी और शिवालिक के जो है शिवालिक के दक्षिण में यानी नीचे में बिछा देगी तो यह भावर प्रदेश उसको कहेंगे। यह क्या है? पत्थर कंकर से जो है बोल्डर से निर्मित प्रदेश है। यह इसमें क्या होगा? उपजाऊ नहीं होगा, उपजाऊ नहीं होगा, यह जमीन अनउर्वर होगी, ठीक है। तो इससे होकर क्या होती है कि नदियाँ निकल जाती है। तो नदियाँ निकलती है तो नदियाँ इससे होकर के निकल जाती है, लेकिन ऊपर में बड़ा बड़ा बोल्डर है इसीलिए आपको नहीं दिखाई देता है बाहर से देखने में। तो वही पूछता है कि नदियाँ सबसे पहले विलुप्त कहाँ होती है? तो आप कहिएगा भावर प्रदेश में। तो यहाँ क्या होता है? नदियाँ विलुप्त हो जाती है, नदियाँ विलुप्त। पूछेगा कि नदियाँ विलुप्त कहाँ होती है दोस्तों? तो आप कहिएगा कि भावर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती है। अब देखिए मेरे पास जगह का अभाव है इसीलिए मैं मिटा रहा हूँ। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि मेरे पास संसाधन की कमी है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अब कहता है कि नदियाँ विलुप्त हो जाती है पहली बार कहाँ? तो भावर प्रदेश में। तो अब कहेगा कि पुनः दिखाई कहाँ देती है? तो यहाँ से जो पत्थर वाला प्रदेश यानी भावर प्रदेश के दक्षिण में है यह वाला जो मैदान है दोस्तों, यह वाला मैदान कौन है? जो दलदली क्षेत्र है, यह है तराई प्रदेश। दलदली क्षेत्र है, यह कौन क्षेत्र है? तो आप लिखिए दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र है। यह है तराई, आपका कौन है? तराई, यह है आपका तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश है तो यहीं पे नदियाँ सबसे पहले दिखाई देती है। तो नदियाँ पुनः दिखाई देती कहाँ?
तो नदियाँ पुनः दिखाई देती है, यहीं पे पुनः दिखाई देती हैं। लिखते जाइएगा आप, दिखाई देती है। यह क्वेश्चन फेवरेट है सबका एग्जाम का। तो नदियाँ पुनः कहाँ पे दिखाई देती है? तो आपका जो है तराई प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, तराई प्रदेश में नदियाँ दिखाई देती है। तो यह क्षेत्र उपजाऊ होती है। तो यह क्षेत्र में पूछेगा कि वन होता है, तो हाँ वन होता है। यह क्षेत्र में क्या होता है कि वनीकरण यानी वन बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, तराई प्रदेश में जैविक पदार्थ यानी जीव के अवशेष की मात्रा या जीव की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या है? अधिक होती है। ठीक है, तो यह हो गया आपका तराई प्रदेश जहाँ नदियाँ पुनः दिखाई देती है। अब देखिए, अब उसके बाद आप लिखते जाइएगा, चूँकि मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि मैप होना ज़रूरी है और मैं इसीलिए मैप को रख रहा हूँ और इसको जो लिख रहा हूँ उसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप डिस्कशन लिखते जाइएगा। अब देखिए, यहाँ से उसके बाद तराई प्रदेश के बाद जो है दक्षिण में क्या है दोस्तों? तो एक मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो तराई के दक्षिण में पाया जाता है। ये वाला आपका जलोढ़ का मैदान हो गया। अच्छा, जलोढ़ में कौन आता है? देखिए, जलोढ़ की यदि हम बात करेंगे तो जलोढ़ में दो प्रकार का होता है, एक बांगर होता है और खादर, दूसरा खादर होता है। तो दोस्तों, पहले जो होगा सीक्वेंस में अगर आप देखिएगा तो पहले कौन हो जाएगा? बांगर। पहले क्या होगा? बांगर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले होगा बांगर। ठीक है, उसके बाद होगा खादर। पहले बांगर होगा, उसके बाद खादर होगा, और लास्ट में कौन सा मैदान होगा? तो उसके बाद जो है दोस्तों डेल्टा, लास्ट में डेल्टा। तो सीक्वेंस क्या मिला आपको? सबसे पहले भाबर प्रदेश, उसके बाद अगर ऊपर से आइएगा तो सबसे पहले महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद कौन? शिवालिक हिमालय, उसके बाद भाबर प्रदेश, उसके बाद तराई प्रदेश, उसके बाद जो है कौन? जलोढ़ मिट्टी में। तो जलोढ़ में भी अगर सीक्वेंस कहेगा तो पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले बांगर, उसके बाद खादर, उसके बाद डेल्टाई प्रदेश। तो यह था आपका डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसको आप लिखते जाइएगा, नोट करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है? अब देखिए, भारत का जल विभाजक कहा जाता है। तो भारत का जल विभाजक, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए कि भारत का जल विभाजक विंध्य पर्वत को कहा जाता है। ठीक, विंध्य पर्वत को कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अरावली क्या है दोस्तों? इसको लिखिए, जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत, विश्व का सबसे पुराना पर्वत, पुराना, या लिखिए अवशिष्ट पर्वत। यह जो है सबसे पुराना वलित पर्वत था, लेकिन जो है नदियाँ और क्या कहते हैं, हवा, इस सब के अपर्दन यानी विभिन्न अपर्दनकारी कारकों के द्वारा अपर्दन होते होते घिस गया और घिस करके बहुत कम ऊंचाई बचा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। किसको? अरावली को। ठीक है, अरावली को कहा जाता है। अब देखिए अब सतपुरा पर्वत है। तो सतपुरा पर्वत है, तो इसको देखिए, सतपुरा पर्वत क्या है? तो सतपुरा पर्वत। ठीक है दोस्तों, सतपुरा की बात यदि हम करें तो इससे जो है कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती, लिख लीजिए आप, ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है किससे? सतपुरा से। ठीक है, अच्छा, नीलगिरी पर्वत क्या है? तो नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है, यह देखिए दोस्तों, यह दक्षिण भारत की पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। तो लिख लीजिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। क्या मिलन स्थल किसको कहा जाता है? तो नीलगिरी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
अब देखिए नीलगिरी में ही अभी रहेंगे हम लोग, तो नीलगिरी को उसके बाद देख लीजिए, नीलगिरी को जो है क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। यह 3 राज्य में फैला हुआ है। तो 3 राज्य में फैला हुआ है तो कौन कौन है। अब देखिए थोड़ा सा इसको जो है ना हम मैप बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैप से आप देख लीजिएगा, आप लोग को जो है ना मैप जो है बनाने आना चाहिए। अब पता नहीं हमको कि ऑनलाइन में किसको किसको आता है। तो देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैप, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो सीख लीजिएगा। देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए दोस्तों। ये है चिल्का लेक, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप से है, यहाँ पे जो है आपका यह इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ जो है यह क्या है आपका, यह है आपका विंध्यन, यह क्या है विंध्यन, ठीक है। यह है विंध्य, यह क्या है विंध्य। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो है इसके समानांतर जो है, इसके समानांतर क्या है, यह क्या है आपका, यह है, देख लीजिए इसका नाम क्या है, सतपुरा। तो लिखिए सतपुरा। देखिए लोकेशन, आप ज्योग्राफी में जब तक आप लोकेशन नहीं देखिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, याद भी नहीं रहेगा। तो यह क्या है आपका सतपुरा पर्वत। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पर्वत कौन है, आरावली। तो इसका आप नाम लिखिए, क्या है, यह है आरावली, ठीक है। यह आरावली है, आरावली, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, आरावली, ठीक है, यह है आरावली, ठीक। अब देखिए अरावली है, तो यही सब आपका। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक है क्या, अमरकंटक। यह देखिए अमरकंटक है, अमरकंटक है, मैकाल श्रेणी है, ठीक है। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक है। तो यही अमरकंटक से जो है आपकी नदी एक निकलती है, जिसका नाम, जिस नदी का नाम है क्या, आप लोग बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ। तो इससे एक नर्मदा नदी निकलती है। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ, यह नर्मदा नदी निकलती है, खंभात की घाटी में गिर जाती है। तो यह क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरह से, इस तरह से, इसका नाम क्या है दोस्तों, तो यह है आपका ताप्ती नदी। तो इसका नाम लिखिएगा ताप्ती नदी। देखिए मैप आप लोग बनाते रहिएगा और डिस्कशन को लिखते जाइएगा। तो यह क्या है, ताप्ती नदी, ठीक। अब देखिए नर्मदा और ताप्ती, यह दोनों देखिए दोस्तों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो लिखिएगा भ्रंश में, आप पूछेगा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, तो भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, से बहने वाली नदी, बहने वाली नदी। तो आप क्या कहिएगा, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन है, तो नर्मदा है आपका, और क्या है, ताप्ती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह क्या है, यह देखिए यही है आपका नीलगिरी। अब नीलगिरी जो है, यह देखिए नीलगिरी जो है यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो 3 राज्यों में, इधर देखिए, इधर क्या है आपका, इधर है यह वाला पार्ट क्या है, तमिलनाडु। तो लिखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में फैला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन स्टेट है, तो केरल है। तो केरल, केरल। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, यह वाला पार्ट क्या है, तो यह वाला आपका है कर्नाटक। तो कर्नाटक। तो अब पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए नीलगिरी पर्वत किस किस राज्य में इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार किस किस राज्य में है दोस्तों, तो देखिए पहला क्या है तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक। तो यह सब सीक्वेंस जो है आपको याद रखना है। यही विंध्यन पर्वत है, इसी को
उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, यानी सीधा उत्तर भारत और दक्षिण भारत नहीं दोस्तों, सीधा भारत का जल विभाजक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह विंध्य पर्वत से इधर जो भी नदियाँ आती है इधर की ओर, वह इधर दक्षिण भारत की ओर चली जाती है, और इधर जो सोन वगैरह सब है, सोन है, उसके बाद चंबल सब है, तो यह इधर कहाँ चली जाती है, उत्तर भारत में चली जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है भारत का जल विभाजक। चूँकि भारत के जल को देखिए इधर की ओर विभाजित कर दे रही दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कर्क रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, यानी पूर्वी देशांतर। कहाँ पर एक दूसरे को काटती है, यह कह रहा है कहाँ पर एक दूसरे को काटती है। तो देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, यह क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में काटती है, तो छत्तीसगढ़ में किस जगह पर, तो यह क्लोज कर देगा तो सरगुजा लिखेगा। तो पूछेगा आपसे कि छत्तीसगढ़ में किस जगह पर एक दूसरे को काटती है, तो आप कहिएगा सरगुजा नामक स्थान पर जो है कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी हमारा जो मानक समय रेखा है वह काटती है। ठीक है, अब देखिए मिर्ज़ापुर यहाँ ऑप्शन में है, तो मिर्ज़ापुर से होकर के कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी हमारा समय रेखा ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर के गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ, इलाहाबाद में है, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद। ठीक है, मिर्ज़ापुर भी आता है ऑप्शन में, या तो कभी आपका नैनी आ जाएगा। ठीक है, नैनी आ जाएगा तो वह भी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नैनी आएगा, उसके बाद यहाँ पर एक और किला है जिसे होकर के गुजरती है, तो कहीं आपको पूछ दे तो वह है शंकरगढ़ का किला, शंकरगढ़ किला। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर के गुजरती है, तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद नहीं रहेगा तो मिर्ज़ापुर रहेगा, मिर्ज़ापुर के बाद नहीं रहेगा तो नैनी रहेगा, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा। और नैनी भी नहीं रहे तो शंकरगढ़ किला रहेगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह है आपका क्या, समय रेखा। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, यह पूछ लेता है। और यह भी पूछता है उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस बताइए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण इसका सीक्वेंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, मैप ड्रॉ करना होगा। तो आइए देखते हैं मैप को। देखिए मैप, फिर से एक इंडिया का आप मैप बना लीजिए। ठीक है, देखिए यदि आप जो है ना मेहनत करिएगा बनाने में तो सीख जाइएगा बनाने के लिए। जैसे देखिए अभी हमको प्रैक्टिस है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। देखिए इस तरह से रहेगा मैप आपका। ठीक है, यह चिल्का लेक हो गया, इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, यह आपका इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का हम लोग बात करें तो यहाँ है, यह क्या है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम लिख देते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, अब यह कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, तो देख लीजिए इसका सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सीक्वेंस का बात करें तो सीक्वेंस देख लीजिए क्या है, इसका सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले हो जाएगा यूपी, तो लिखते जाइएगा यूपी, उसके बाद एमपी यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उड़ीसा है, उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों,
तो अब उत्तर से दक्षिण इसका सीक्वेंस यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उसके बाद एमपी हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। तो यह बात आपको याद रखना होगा। अब देखिए इंडिया है, यहाँ पर क्या है, किबुथु है, किबुथु है, किबुथु क्या है, भारत की सबसे जो है क्या है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु है कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद यह देखिए सबसे नॉर्थ है, यहाँ क्या है, इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा सिर्फ हम कॉल लिख रहे हैं, कॉल, चूंकि इंदिरा कॉल और पॉइंट में आपको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होता है। तो इंदिरा कॉल है, तो इंदिरा कॉल है कितना डिग्री, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट, 37 डिग्री क्या है, 6 मिनट है। यह क्या है, नॉर्थ। उसके बाद यहाँ क्या है, कन्याकुमारी, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट, यह भी क्या है, नॉर्थ। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट है दोस्तों। यह क्या है, यहाँ पे है गौर माता, गौर माता, यह कहाँ पे है, तो गुजरात में है, यह कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। अब देखिए यह भी क्या है, ईस्ट है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप कहिए क्या, देखिए आप बताएं यहाँ पे ईस्ट, इसको भी ईस्ट कहे हैं, अब इसको भी ईस्ट कहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यह भारत का क्या है, तो भारत का पूर्वी बिंदु है। आप इसको पश्चिम कह रहे हैं, इसको पूर्वी कह रहे हैं, फिर भी ईस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको आप कह रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यह भी नॉर्थ है, चूँकि इसको तो आप नॉर्थ कह रहे हैं तो चलेगा, लेकिन यह भारत का दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन कहलाता है, तो आप इसको जो कह रहे हैं कि नॉर्थ है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं एक ग्लोब बना लेता हूँ, आप लोग भी ग्लोब बना लीजिए, ठीक है। यह देखिए यह क्या है दोस्तों, यह क्या है, 0 डिग्री, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा इसको कहा जाता है, विषुवत रेखा, ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा, ठीक है। यह क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह क्या है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। तो देखिए दोस्तों 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, और इसको क्या कहा जाता है, मकर रेखा, देखते जाइए, मकर रेखा, इसको मकर रेखा कहा जाता है। अब देखिए, अब यह देखिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यह है देशांतर रेखा, ठीक है, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा देखिए इस टाइप से होता है, ऐसे होता है, ये आपका देशांतर रेखा है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए रेड कलर से, सॉरी अलग कलर ले लेते हैं दोनों के लिए। अब देखिए यह क्या है, यह आपका विषुवत रेखा है, और यह क्या है आपका, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, विषुवत रेखा अक्षांश रेखा होता है। तो अब देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट जो है, यह देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा दो गोलार्ध में बांटती है पृथ्वी को, कौन कौन, एक पूर्वी, सॉरी यह क्या है, पश्चिमी है, यह क्या है दोस्तों, यह पश्चिमी है। तो किस किस गोलार्ध में बांटती है, तो यह देखिए जो है पश्चिमी, हम सीधा वेस्ट लिख देते हैं, वेस्ट हेमिस्फेयर, WH, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। और यह क्या है, तो यह है ईस्ट हेमिस्फेयर, यानी जो है क्या है, पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए विषुवत रेखा जो है इसको दो गोलार्ध में बांटती है, क्योंकि गोला का भाग है तो बीच से काटिएगा तो पूर्व और पश्चिम दो गो निकलेगा, और उसके बाद इस बीच से काटिएगा तो उत्तर, यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर, और उसके बाद यह है साउथ हेमिस्फेयर। तो देखिए यह भी दो भाग में बांटती है। तो पूर्वी गोलार्ध है, और हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देखिए कर्क रेखा इसे बीचों बीच गुजरती है, यहाँ पे है, यहाँ पे अपना इंडिया है। तो अब बताइए इंडिया कहाँ पे है, तो सबसे पहले पूछेगा कि ग्लोब पर इंडिया का लोकेशन क्या है, तो आप कहिएगा उत्तर पूर्वी, यानी नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरा, अब देखिए यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसीलिए जो है भारत का यहाँ देखिए मान लीजिए यह पश्चिमी बिंदु है, तो यह भी ईस्ट में ही होगा, चूँकि यह देखिए ग्लोब पर यहाँ से इधर ईस्ट है, तो यह भी ईस्ट में और यह भी ईस्ट में। तो अब आपको भारत का पश्चिमी बिंदु भी ईस्ट दिख रहा है, अब भारत का पूर्वी बिंदु भी ईस्ट दिख रहा है। अब चूँकि उत्तरी गोलार्ध में, तो देख लीजिए भारत का जो है दक्षिणी बिंदु भी आपका
उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है और भारत का उत्तरी बिंदु भी आपको क्या है उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। तो यही रीजन है कि जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखते हैं और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लिखते हैं। यही रीजन है जो लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, इसको सीधा सा याद रख लीजिए। कैसे मैप तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, अब इसको याद रख लीजिए। चूँकि लिखिए, चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसीलिए भारत से गुजरने वाली सभी देशांतर रेखा क्या होगी? पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। यह लिख लिए। चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसीलिए भारत से गुजरने वाली सभी देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। अब देखिए, अब अक्षांश के बारे में लिखिए। चूँकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है इसीलिए भारत से गुजरने वाली सभी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। यह कहलाएगी उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया आपका डिस्कशन। देखिए, मेरे पास संसाधन की कमी है लेकिन आपको एक बेहतर डिस्कशन में दिया हूँ। ठीक है, तो सबको आप नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स में लिखते जाइएगा। इसी तरह मैं आपको रोज क्वेश्चन का सीरीज लेके आने वाला हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। इसी तरह आपको डिस्कशन मिलेगा। मैप देखते जाइए, मैप को है आप लोग जो है बनाते जाइए और सीखते जाइए। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चूँकि दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप भी थोड़ा सा मुझको क्या करिएगा, मोटिवेशन बढ़ाइएगा शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।